गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरुआत करेंगे बेटा। आज हमारी जो थर्ड बुक है या काफ़ी लोग उसको सेकंड बुक बोलते हैं। बेसिकली मैं कहना चाहूँ तो बेटा आज हम पार्ट बी की शुरुआत करेंगे। आपको बुक नज़र आ गई होगी बेटा। ये आज हम शुरुआत करने वाले हैं पार्ट बी। पार्ट ए अभी तक हम लोगों ने किया था, जिसके अंदर आपकी पार्टनरशिप और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था। आज हम शुरुआत करेंगे पार्ट बी की, और ये हमारी बुक है 2020 एडिशन, और बुक का नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये अग्रवाल साहब की बुक है, और इसके अंदर में साथ साथ में प्रोजेक्ट वर्क भी है। प्रोजेक्ट वर्क एंड स्कैनर दोनों चीज़ें हैं, इसके ऊपर भी हम बातें करेंगे। तो पार्ट बी हम बात करेंगे, 2020 एडिशन है हमारे पास। फाइन, इसकी बुक की जो वेटेज है बेटा, वो बुक की वेटेज तो 40 मार्क है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि पार्ट बी 20 मार्क का आता है। साथ साथ में 20 मार्क का आपका प्रैक्टिकल वर्क होता है, जो आपका प्रोजेक्ट वर्क होता है, उस पर भी कैसे काम करेंगे उस पर भी हम बेटा यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं बेटा हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 12 जो हमारे पास है, ये 2020 एडिशन हमारा हो गया है बेटा। इस वाली बुक में हम बात करते हैं तो बेटा जो हमारे पास आता है बेटा, हम देखते हैं तो इस वाली बुक के अंदर बेटा 5 चैप्टर हमारे पास आते हैं। मैं इनके बारे में भी जानकारी दूंगा आपको। यानी कि इस बुक के अंदर हमारे 5 चैप्टर आएंगे बेटा। पहला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए कंपनी। क्या क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है कंपनी, मेनली आपको पता है कि वो एक इनकम स्टेटमेंट बनती है और एक बैलेंस शीट बनती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, ये पूरा चैप्टर जो है थ्योरी का चैप्टर है। फिर टूल्स हैं, बहुत आसानी से हम कर पाएंगे। टूल्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के। और उसके बाद अकाउंटिंग रेशियो और कैश फ्लो स्टेटमेंट। कुल मिला के पाँचों चैप्टर की वेटेज मिला के 20 मार्क की है। सीबीएसई में नॉर्मली क्या होता है, ये ज़्यादातर देखा गया ये चैप्टर करीब करीब 8 मार्क के होते हैं। ये चैप्टर हम लोग कह देते हैं 4 मार्क का हो गया, और 8 मार्क का कैश फ्लो स्टेटमेंट का चैप्टर होता है। मोटा मोटा ये आइडिया होता है 20 मार्क का। इसके अलावा बेटा आपका क्या होता है बेटा, जो आपका एग्ज़ाम आएगा उसके अंदर में 20 मार्क का आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा। 20 मार्क का आपका प्रोजेक्ट होगा, यानी कि प्रैक्टिकल आपका होगा। प्रोजेक्ट या कहना चाहे तो 20 मार्क का हमारा क्या एग्ज़ाम होगा बेटा, प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा। प्रैक्टिकल की वेटेज बता देते हैं आपको बेटा। उसके अंदर में 12 + 4 करके वेटेज हमें देते हैं बेटा। जो 12 मार्क्स होते हैं प्रैक्टिकल के अंदर में, 12 मार्क्स जो हम लोग लेते हैं बेटा, वो किसके लिए लेते हैं हम लोग बेटा, आपका रिटर्न एग्ज़ाम होता है। और आपको बताया तो रिटर्न एग्ज़ाम किससे होता है बेटा, ये 2 चैप्टर से ही होता है, यानी कि अकाउंटिंग रेशियो से और कैश फ्लो स्टेटमेंट से, इससे ही होता है। टोटल 12 मार्क का होता है। इसमें 6 नंबर का नॉर्मली रेशियो पूछते हैं और 6 नंबर का आपका CFS पूछते हैं। इन दोनों चैप्टर से ही आता है। और बेटा 4 मार्क का यहाँ पे क्या आता है बेटा, आपका 4 मार्क के अंदर आपका यहाँ पे एक वाइवा पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो भी जनरली पार्ट बी से पूछे जाते हैं, या आप जो प्रोजेक्ट बनाएंगे उसके ऊपर पूछे जाएंगे। और 4 मार्क का आपका प्रोजेक्ट होता है। और प्रोजेक्ट के बारे में CBSE की इस बार गाइडलाइन आई गई है अकाउंटेंसी के लिए। आपको पहले भी बताया था जब हम लोगों ने अमेंडमेंट बताए थे। तो 4 मार्क का जो प्रोजेक्ट बनेगा उस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो 4 मार्क का जो प्रोजेक्ट जो CBSE का बनता है, उसके अंदर में CBSE ने केवल इस बार हमारे लिए एक 1 प्रोजेक्ट कर दिया है। यानी कि एक ही प्रोजेक्ट बना लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। वो कैसे प्रोजेक्ट बनेगा उसके ऊपर भी हम क्या करेंगे बेटा, डिस्कशन बिल्कुल करने वाले हैं हम लोग। फाइन। तो अल्टीमेटली हमारे पास ये हमारा पार्ट बी का मैंने बताया। और पार्ट बी के अंदर में सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बेटा, हमारा चैप्टर नंबर 1 लेके आएंगे। और चैप्टर नंबर 1 क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए कंपनी है। बहुत आसान चैप्टर है बेटा, और ये हमें पता होना चाहिए। तो इसके अंदर क्या क्या मेन काम करेंगे वो भी मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। तो इस चैप्टर के अंदर में यह चैप्टर 1 है, और चैप्टर 1 के अंदर में हमारी अब ये पहली वीडियो हमारी आ रही है। ये वीडियो नंबर 1 हम लोग रिलीज़ कर रहे हैं आज बेटा। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या करेंगे कि व्हाट आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए कंपनी, क्या क्या होते हैं ये पता है आपको। बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह हम कंपनी के केस में क्या वर्ड यूज़ करते हैं बेटा, यस बेटा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे। और ये 2 चीज़ें ये हमें मेन कवर करनी है। बाकी नोट्स टू अकाउंट भी होते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी है, ये भी एक चैप्टर आएगा, ये बाद में आएगा। और इनके हम वर्किंग नोट भी बनाएंगे, जिसको हम नोट्स टू अकाउंट के नाम से जानते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स वर्ड आपने पहले भी सुना हुआ है, आपको मालूम है, क्योंकि जब हम लोग कंपनी अकाउंट की जो बैलेंस शीट बनाते थे। इसके अलावा हम बात करेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, ये हमारा आएगा। फॉर्मेट कैसा होता है बैलेंस शीट के, उसके हेड क्या होते हैं, प्रोविजन रिजर्व में क्या डिफरेंस होता है, स्टेटमेंट ऑफ P&L आएगा। फिर दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, फिर उसका फॉर्मेट क्या होता है, हेड एंड कंटेंट्स क्या होते हैं, सारी चीज़ें की बात करेंगे हम लोग। क्या क्या पार्टीज इंटरेस्टेड होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, 1 मार्कर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। एसेंशियल्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव क्या हैं, और लिमिटेशंस क्या हैं, ये सारी चीज़ हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं बेटा। तो ये सबसे पहले हमारे पास आएगा बेटा यहाँ पे मीनिंग क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का। तो इसके पहली लाइन याद कर लेते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस है, आर प्रिपेयर्ड फॉलोइंग
बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? इट इज़ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। फाइनल प्रोडक्ट है अकाउंटिंग प्रोसेस का। आर प्रिपेयर द फॉलोइंग द अकाउंटिंग प्रिंसिपल प्रैक्टिसेस एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके हम बनाते हैं। तो ये हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या चीज़ें आती हैं? एक तो बैलेंस शीट आती है, आपको पता होना चाहिए। एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। इट शो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रिजल्ट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशंस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, ये आपको मालूम है। इट डिस्क्राइब्स एज, इसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं बेटा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ये शेड्यूल 2 में होता है। इसको इनकम स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं हम लोग बेटा। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं बैलेंस शीट की बात करते हैं। बैलेंस शीट के बारे में भी हमें जानकारियाँ हैं बेटा। बैलेंस शीट क्या है हमारे पास? इट द स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ एंड इक्विटी। पहले हम बोलते थे एसेट्स लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल, कैपिटल की जगह क्या वर्ड यूज़ करते हैं? इक्विटी। इसका मतलब शेयर होल्डर फंड है। इट शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस बाय लिस्टिंग इट्स एसेट इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। एक नोट्स टू अकाउंट्स बनता है, या आप लोगों ने कंपनी अकाउंट्स वाले चैप्टर में किया था। बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट आर सपोर्टेड बाय द नोट्स गिविंग द डिटेल इन टर्म्स ऑफ बैलेंस शीट। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनेगा, ये अलग से बनेगा। इट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड इन ए मैनर प्रेस्क्राइब इन AS3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 होता है। ये कई बार आपसे वाई में पूछ लिया जाता है। ये शो करता है इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कहाँ से पैसा आया है और कहाँ से पैसा जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हम लोगों ने करना है। ये सारा क्यों काफ़ी हद तक थ्योरेटिकल जो है वो हम लोग पहले कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन भी दे रखी है, कई बार बाई चांस 1 मार्कर में काफ़ी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड ए समरी ऑफ अकाउंट ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइजेस, द बैलेंस शीट, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग एसेट्स लायबिलिटीज एंड कैपिटल एज ऑन सर्टेन डेट, एंड इनकम स्टेटमेंट शोइंग द रिजल्ट्स एंड ऑपरेशन ड्यूरिंग एन सर्टेन पीरियड। ये डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं। यानी कि इट शोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या? इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट शो करता है। बैलेंस शीट में हमारे पास क्या आती है? रिजल्ट आते हैं ऑपरेशंस के, और बैलेंस शीट में हमारे पास क्या चीज़ आती है बेटा? यस, हमारे पास समरी आती है बिजनेस एंटरप्राइजेस की। तो ये वाली वीडियो हम काफ़ी हद तक थ्योरी की ही रखेंगे बेटा। उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, क्लास 11th वाली बातें आएंगी बेटा, वो पहले मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। यानी कि क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है बैलेंस शीट की। आपको मालूम है दे रिलेट टू द पास्ट पीरियड एंड द हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है हमारे पास हैं। दे आर एक्सप्रेस इन मनी टर्म्स में आते हैं हमारे पास, मालूम है। दे शो द फाइनेंशियल पोजीशन थ्रू द बैलेंस शीट एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस थ्रू द इनकम स्टेटमेंट। तो ये 1 मार्कर क्वेश्चन हमारे इस तरह के बन जाते हैं कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिए क्या आता है बेटा? स्टेटमेंट ऑफ P&L आता है, और ये फाइनेंशियल पोजीशन के लिए होता है हमारे पास। करेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे पास? इट शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए कंपनी एट स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। बैलेंस शीट ऑलवेज मैच होनी चाहिए, एक एसेट और एक लायबिलिटीज़ वाला हम करते हैं। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी, काफ़ी बेसिक चीज़ें आपको बता रखी हैं। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग द बैलेंस ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज़ एंड इक्विटी as and when it is prepared in account. Balance sheet may have the opening balances, transaction during the year and closing balance, and account in the balance sheet may have। ये हमारे सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं बैलेंस शीट के। व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L में क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं? इट शो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ये पहले भी हम लोगों ने बात की है। ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को शो करती है। रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट और लॉस जो आते हैं हमारे पास अपने क्लास 11th वाले दिन ही आपको याद आ रहे होंगे। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को क्या करती है बेटा? ये एक तरह से रिप्रेजेंट करती है हमारे पास। आगे इट इज़ प्रिपेयर फॉर द पास्ट पीरियड, ये भी हिस्टोरिकल स्टेटमेंट है। इट इज़ फॉर द स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का नेचर क्या है? फॉलोइंग पॉइंट्स एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। रिकॉर्डेड फैक्ट्स, इसके अंदर में सारे रिकॉर्डेड फैक्ट्स होते हैं हमारे पास। रिकॉर्डेड फैक्ट में रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेज। फॉर एग्जाम्पल अमाउंट ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, डेटर, सेल, परचेज एक्सेट्रा आर रिकॉर्डेड फैक्ट्स। कोई ना कोई इनका बेस होता है। अकाउंटिंग कन्वेंशंस होती हैं हमारे पास यहाँ पे। यानी ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट फॉलोइंग द अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस। फॉर एग्जांपल आपने लोगों ने पढ़ा होगा कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस, हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था। और कंजर्वेटिज्म, ऑल एक्सपेक्टेड लॉसेज आर प्रोवाइडेड वाइल एक्सपेक्टेड गेन एंड प्रॉफिट्स आर इग्नोर्ड। इट मीन्स द रियल फाइनेंशियल पोजीशन एंड फाइनेंशियल पोजीशन द बिजनेस may be better than what is shown by the financial statement. The use of the accounting concept and convention make the financial statement reliable, ये आपको याद है, रिलायबल, अंडरस्टैंडेबल, कंपेरेबल, क्लास 11 में होती थी, आपको याद होगा। ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती थी। तो ये चीज़ें हमारी बनती है, अकाउंटिंग कन्वेंशंस को फॉलो करते हैं, बल्कि हमारी पोजीशन काफ़ी तक बेटर ही होती है। इसके अलावा क्या होती है? ये हमारे क्या आ रहे हैं बेटा? ये नेचर है हमारा। ये क्या है? नेचर है हमारे फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स हैं। ये अकाउंटिंग कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशंस की बात करी हम लोगों ने। ऐसे अकाउंटिंग कुछ कंसेप्ट भी हैं हमारे पास। क्या क्या कंसेप्ट हैं वो भी हम बात करेंगे। अकाउंटिंग कंसेप्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड
बाय द फॉलोइंग द अकाउंटिंग कंसेप्ट, फॉर एग्जांपल गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। एग्जामिनेशन में ये थोड़ा बस नॉलेज के लिए बताया जा रहा है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट आपको बताया 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट्स होते थे। इट इज़ एज्यूम डैट कि बिजनेस शैल बी कंटिन्यूड फॉर द इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, ये हम लोग फॉलो करके बनाते हैं। ये नेचर है इन सारी हमारी है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। अभी AS3 की तो बात की थी हम लोगों ने, ठीक है। दे आर फॉलोइंग द कंपनी, दे आर नॉट फॉलोड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डू नॉट गिव द ट्रू एंड फेयर व्यू। इसके अलावा क्या हमारे पास सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी है। फिर अकाउंटिंग पॉलिसी भी आपको मालूम है, रिटर्न डाउन वैल्यू है, और जो दूसरा हमारे पास है रिटर्न डाउन वैल्यू, और क्या बोलते हैं उसको हम, स्ट्रेट लाइन मेथड है। वहाँ पे सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी वेरी हैव इम्पैक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल चॉइस ऑफ सेलेक्टिंग ए मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, इससे भी हमारे इस पर फ़र्क पड़ता है। और मेथड ऑफ वैल्यूशन ऑफ इन्वेंट्री, तो वेटेड एवरेज होता है एक मेथड होता है, क्लीफो होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड होता है। एस्टिमेट्स आर नेसेसरी फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बियरिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल यूजफुल लाइफ ऑफ फिक्स एसेट एस्टिमेटेड टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन, कि 8 साल माने 10 साल माने, डेटर पे कितना प्रोविजन क्रिएट करें, एस्टिमेट्स हैं। सोर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द सोर्स ऑफ फाइनेंशियल ऑन द बेसिस ऑफ कंक्लूजन्स आर ड्रॉन अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। ये थोड़ी थोड़ी बातें हैं जो पता होनी चाहिए। एंड व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ एनुअल रिपोर्ट, केवल नॉलेज के पॉइंट ऑफ से बताया जा रहा है। व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ द एनुअल रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट ऑफ कंपनी एज पर द लॉ शुड डिस्क्लोज द प्रिस्क्राइब इन्फॉर्मेशन अनेबल अस टू यूज इन्फॉर्म जजमेंट एंड डिसीजंस। तो एनुअल रिपोर्ट के अंदर क्या क्या होते हैं आप कभी देखना, आपके पेरेंट्स अगर शेयर बाजार में पैसा लगाते हो तो कंपनियों की ना एनुअल रिपोर्ट आती है। तो एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं देखिए। रिपोर्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट होती है। कंटेनिंग रिपोर्ट ऑन द सेक्शन 130 ऑफ द कंपनीज एक्ट है। इतना आप कल 12th स्टैंडर्ड में नहीं है, बस बताया जा रहा है। ऑडिट रिपोर्ट है, शेयर होल्डर्स की है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उसके अंदर में ये चीज़ें आएंगी, यानी कि ऑडिट, ये अब जो एनुअल रिपोर्ट होती है उसके अंदर सारी चीज़ होती हैं। डायरेक्टर्स की रिपोर्ट होती है, ऑडिटर रिपोर्ट होती है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। और इसके अलावा क्या होते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स होते हैं, जो इन सारी चीज़ों के होते हैं। ये 4 चीज़ें होती हैं, इतनी डिटेल में आ जाने की ज़रूरत यहाँ कुछ ऐसे नहीं है। उसके बाद चलेंगे रिपोर्ट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में क्या होता है, और फिर ऑडिटर्स रिपोर्ट क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताया। मैं आपको नॉलेज के लिए ज़रूर थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। रिपोर्ट ऑफ बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में क्या होता है, कंपनीज एक्ट 2019 रिक्वायर कंपनीज टू होल्ड ए मीटिंग ऑफ इट्स शेयर होल्डर एवरी ईयर, जिसको एनुअल जनरल मीटिंग बोलते हैं। इट इज़ कन्वे टू अडॉप्ट द कंसिडर द अप्रोप्रिएट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंटेन, ये सारे एक्सेप्ट होते हैं। दे आर बी गिव द एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे कंसिडर अप्रोप्रिएट, इन सब के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ऑडिटर रिपोर्ट, ऑडिटर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट करती है कंपनी, मतलब शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं, वो अपनी रिपोर्ट देते हैं। ऑडिटर ऑफ ए कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन द कंपनी हैज़ फॉलोड द अप्लीकेबल लॉज, को फॉलो किया नहीं किया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो किया नहीं किया, और स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट ट्रू और फेयर है नहीं, ये सारी रिपोर्ट ऑडिटर रिपोर्ट में आती है। उसके बाद जो हमारा इस चैप्टर से रेलेवेंस है वो ये है हमारे पास कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या चीज़ देती है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या चीज़ आती है हमारे पास, बैलेंस शीट आती है बेटा। क्या चीज़ आती है बेटा, बैलेंस शीट आती है। और बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है उसके बारे में बताया जाएगा। तो ये पहले तो चेंज आपको ये बता देता हूँ, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है बेटा, ये आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट है जो आपको पता होना चाहिए। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनता है, और यानी कि यहाँ पे सबसे बड़ा जो चेंज आया है वो यही आया है। अभी तक आपने पूरी पार्टनरशिप कर ली है, आपने NPO का चैप्टर कर लिया है, तो जो वहाँ जो बैलेंस शीट बनती थी और यहाँ जो बैलेंस शीट बनती है वो डिफरेंट है। वहाँ जो बैलेंस शीट बनाते हैं हम लोग, जो बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं बेटा, यस, वो हम लोग हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट बनाते हैं, लेकिन यहाँ बैलेंस शीट आपकी वर्टिकल बैलेंस शीट बनती है। इस तरह की बैलेंस शीट बनती है। जो फॉर्मेट ऑफ जो बैलेंस शीट है वो पार्ट 1 में है, शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 इज एज फॉलो। तो ये इस तरह से बनता है हमारे पास फॉर्मेट, आप देखेंगे पार्ट 1 शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट। ये बैलेंस शीट मैं बना के दिखाऊंगा। ये इन्होंने एक काफ़ी बड़ी बैलेंस शीट बनाई हुई है। बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ बेटा। तो मेरा मेन काम अभी आपको बैलेंस शीट समझाना ही है। तो कैसे बैलेंस शीट बनाएंगे, तो उसके लिए कुछ हम लोग वर्ड्स वगैरह भी यूज़ करेंगे, वो आप समझने की बेटे क्या करेंगे, आप कोशिश करेंगे। तो देखिए बैलेंस शीट कैसे बनेगी। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए यानी कि हमारे पास जो बैलेंस शीट बनेगी वो कैसी बैलेंस शीट बनेगी बेटा, ये बैलेंस शीट बनेगी, वर्टिकल बैलेंस शीट बनेगी। वर्टिकल बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है बेटा, वर्टिकल बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है, बैलेंस शीट आपकी वर्टिकल फॉर्म में बनेगी यहाँ पे। तो मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको बेटा, क्योंकि इसी तरह से बनाते नहीं तो फिर उल्टी हो जाएगी वहाँ वीडियो बनाएंगे। तो ऊपर हेडिंग डालेंगे बेटा क्या, बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी। पहले आपको याद करने का तरीका ही बताएंगे कि बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी इस तरीके से बनाई जाएगी यहाँ पे, इसका ध्यान रखेंगे। और ये बैलेंस शीट जो बनेगी, ये एक बैलेंस शीट ऑफ कंपनी बनेगी, यहाँ पे बनेगी एज
एट जो भी आपको डेट दे रखी होगी बैलेंस शीट की, मान लीजिए 31 मार्च 2020 है तो उस पर बैलेंस शीट बनेगी। बैलेंस शीट बनाने का फॉर्मेट मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा आपको याद है, कंपनी अकाउंट्स में आप लोगों ने किया ही था। तो पहला जो कॉलम बनता है बेटा किसका बनता है बेटा, हमेशा पर्टिकुलर्स का बनता है बेटा कॉलम, है ना। पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का बनेगा, उसके बाद दूसरा कॉलम नोट नंबर का बनेगा और यहाँ अमाउंट का कॉलम बनेगा बेटा। ठीक है, मैं इस तरह से बना रहा हूँ बैलेंस शीट। यहाँ पे ये हमारे पास क्या लिखेंगे बेटा हम लोग, यस पर्टिकुलर्स लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग नोट नंबर लिखेंगे और यहाँ पे बेटा हम लोग अमाउंट लिखेंगे। ये तीन चीज़ें हम यहाँ पे बिल्कुल डिनोट करेंगे। ये हमारे बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। और सबसे पहले अभी यहाँ पे क्या दिखाते हैं बेटा हम लोग, आपको बता देता हूँ मेन चीज़ें। सबसे पहले लायबिलिटी साइड बनती है, लेकिन लायबिलिटी साइड का नाम मैंने बदल दिया है, उसको बनेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। उसका नाम क्या बोलेंगे बेटा, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। ये इक्विटी लायबिलिटीज़ बनेगी सबसे पहले हमारे पास। इसके अंदर बेटा 4 हेड होते हैं बेटा। कितने हेड होते हैं, 4 हेड होते हैं। सबसे पहले हेड का नाम होता है बेटा शेयर होल्डर फंड, वो हमने बनाया था, थोड़ा थोड़ा आपको याद आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 4 फंड हमारे 4 हेड बनेंगे। पहले हेड का नाम क्या है बेटा, शेयर होल्डर फंड है। उसके अंदर में क्या होता है बेटा, इसके अंदर भी 3 पार्ट आएंगे बेटा। अभी हम करेंगे ए, बी और सी, दूसरा बाद में लिखेंगे। उसके बाद नंबर 2 पे आता है हमारे पास, नंबर 1 के बाद नंबर 2 आता है शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, यानी कि शेयर एप्लीकेशन का चैप्टर आपने पढ़ा है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, यानी कि शेयर एप्लीकेशन का पैसा आपने ले लिया है लेकिन अभी उसकी अलॉटमेंट अभी हम लोगों ने नहीं करी है, तो वो भी हमारी लायबिलिटी का हिस्सा होता है। इसके कोई फर्दर पार्ट नहीं होते हैं। नंबर 3 पे आते हैं हम लोग, थोड़ा थोड़ा मैं स्पेस भी छोड़ना चाहूँगा। नंबर 3 पे आएंगे, हमारे पास आती है बेटा नॉन करंट लायबिलिटी आती है बेटा। क्या आती है, नॉन करंट लायबिलिटी आती है। नंबर 3 पे नॉन करंट लायबिलिटी आती है। नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर में भी 4 चीज़ें आती हैं, ए, बी, सी और डी, 4 चीज़ें आती है। और नंबर 4 पे क्या आती है बेटा, यहाँ पे आती है करंट लायबिलिटी आती है बेटा। क्या बोला मैंने, करंट लायबिलिटी। आपको मालूम है इतना तो आपको। नॉन करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जिनको हम 1 साल के बाद पे करते हैं, और करंट लायबिलिटी वो होती है जिनको 1 साल के अंदर पे करते हैं, यानी कि विद इन 12 मंथ्स। तो ये नॉन करंट लायबिलिटी भी कितने तरह की होती है बेटा, 4 तरह की होती है। इन कैपिटल लेटर्स में हमें लिखते हैं नॉर्मली हम लोग। ये हमारी ये 4 हेड हैं, इसके अंदर भी 4 चीज़ें आती है, ए, बी, सी और डी। पहले मैं आपको मेन चीज़ें बताया जा रहा हूँ। तो ये मेरे पास, ये मेरी लायबिलिटी साइड आ गई है। ये भी मैं केवल कौन सी बनाई है, मैंने लायबिलिटी साइड बनाई है। इन सब का मेरे पास चारों का क्या आ जाएगा, यहाँ पे टोटल आ जाएगा। तीनों चीज़ें लिखेंगे, इन तीनों का जो टोटल है वो हम क्या लिखते हैं, बैलेंस शीट में बाहर की तरफ लिखेंगे हम लोग, जैसे लिखते आ रहे हैं, जैसे अभी तक हम करते थे पहले भी। तो यानी कि आपको पहले तो हेड्स पता होने चाहिए कि कौन कौन से हमारे क्या बनते हैं बेटा, यहाँ पे हेड बन रहे हैं। तो ये यहाँ पे इसका अमाउंट आ जाएगा बेटा, यहाँ पे इसका अमाउंट आएगा, ये अमाउंट आएगा, फिर ये अमाउंट आ जाएगा, फिर ये मेरा हेड हो गया। फिर इसके अंदर में 1, 2, 3, 4 आइटम ये आ जाएंगे, फिर ये 4 आइटम ये मेरे पास आ जाएंगे। और इसके बाद क्या करूँगा मैं, यहाँ पे इसका टोटल करूँगा और ये मेरा टोटल आ जाएगा। ठीक है, मेरे पास स्पेस की थोड़ी कमी है। ये टोटल करने के बाद अब मैं किसके ऊपर जाऊँगा बेटा, मैं एसिड साइड के ऊपर जाऊँगा। अब मैं एसिड साइड बनाऊँगा, तब तक मैं चाहूँगा, आप चाहें तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेना चाहें तो। अब मैं एसिड साइड इसके नीचे बनाऊँगा, लेकिन मेरे पास जगह नहीं है, मेरे पास जगह नहीं है, तो समझ लीजिए इसके नीचे ही मैं बना रहा हूँ। इसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसके नीचे जो बनाएंगे हम लोग, उसके नीचे जो बैलेंस शीट बनाएंगे, उसके अंदर हमारे आपकी चीज़ें आ जाएंगी हमारे पास बेटा। यानी इसी तरह से हम बनाएंगे, इसके नीचे ही हम बनाएंगे और ये हमारे पास करके आ जाएगी चीज़ें। इसके नीचे ही हम चीज़ों को बना रहे हैं, ये कंटिन्यू चल रही थी हमारे पास। ये हमारे पास क्या है बेटा, एसिड्स हैं, इसके नीचे हमने बनाया, ये एसिड्स आ जाएंगे हमारे पास। ये लाइन मैंने ऐसे बना दी है, ये उसी की कंटिन्यूशन में है, वैसे एसिड आ जाएगा हमारे पास। अब एसिड्स बेटे क्या होती हैं बेटा, 2 तरह की होती हैं, जैसे वहाँ हमने करी थी। जैसे इक्विटी लायबिलिटी 4 तरह की थी हमारे पास। तो पहले इसके अंदर आता है बेटे नॉन करंट एसिड्स आता है बेटा। क्या लिखेंगे बेटा, नॉन करंट एसिड्स लिखेंगे। अब नॉन करंट एसिड्स जो होते हैं बेटे 5 तरह के होते हैं, ए, और इसमें भी 4 होते हैं, मैं एक साथ ले लूँगा, ए, बी, सी, डी और ई। 5 तरह के आएंगे बेटे हमारे पास। जो पहले वाले होते हैं, पहले वाले के अंदर में भी हमारे पास 4 चीज़ें आती हैं, उस पर भी हम चार्ज करेंगे। तो इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, जो ए मेरे पास ये 4 चीज़ें आती हैं बेटा। ये कितने तरह के होते हैं बेटा, ये 4 तरह के होते, 5 तरह के होते हैं टोटल। पहला ए आएगा, तो ए के अंदर में भी हम जो एक हेडिंग लिखेंगे, ए के अंदर में भी कितनी चीज़ें होती हैं बेटा, 4 चीज़ें होती हैं। फिर बी आएगा, फिर सी, फिर डी, फिर ई आएगा। पूरा सिस्टम से काम कर लेते हैं। फिर नंबर 2 पे क्या आएगा बेटे, नॉन करंट एसेट्स के बाद यहाँ पे आएगा बेटा क्या,
इसको हम नाम देते हैं करंट एसेट्स का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं बेटा? करंट एसेट्स का नाम देते हैं। और करंट एसेट्स के अंदर में कितनी चीज़ें आएंगी बेटा आपके पास? 6 चीज़ें आएंगी, ए बी सी डी ई और एफ़, ये 6 चीज़ें आएंगी मेरे पास। और यानी कि मेरे पास ये एक चीज़ आ गई यहाँ पे, इसके अंदर में 4 चीज़ें थी, वैसे अल्टीमेटली ये 5 चीज़ें हो गई यहाँ पे। और ये मेरे पास 1 2 3 4 5 6, ये मेरे पास करंट एसेट्स आ जाएंगी। उसके बाद क्या करूँगा बेटा? मैं यहाँ पे इसका टोटल करूँगा, तो ये मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे बेटा? ये टोटल आएगा और ये मेरी बैलेंस शीट मैच कर जाएगी। तो ये मेरा बेसिकली क्या है, फॉर्मेट है बैलेंस शीट को बनाने का। तो हमारे कुछ फ्रेंड्स वगैरह हैं, हमारे गौरव जी हैं और हमारे विकास जी हैं, या हमने भी कुछ थोड़ी बहुत हेल्प करी है और कुछ कुछ चीज़ें हमने डेवलप करी हैं ताकि आप इनको आसानी से याद कर पाएँ। तो इसके तरीका बनाया हम लोगों ने। क्या बनाया? अब जो मेजर जो हेडिंग है वो हम लोग देखते हैं बेटा, मैं आपको समझाता चला जाता हूँ। यहाँ पे 2 चीज़ें आई हैं, नॉन करंट एसेट्स और यहाँ पे करंट एसेट्स आई हैं। इसी फॉर्मेट को हम आगे भी और लेके चले जाएंगे कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या क्या इंप्रूवमेंट और कर सकते हैं हम लोग, उसके बारे में बिल्कुल हम क्या करेंगे, यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक सबसे बड़ी वर्ड बनाया बेटा, शोर शराबा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मैंने एक यहाँ एक वर्ड बोला बेटा, क्या बोला मैंने? शोर शराबा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वो लिख रहा हूँ बेटे। शोर शराबा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा का बेसिकली यहाँ मतलब क्या है, ये देखते हैं बेटा। यानी कि याद रखने का तरीका है हमारा ये। मैंने एक वर्ड बोला, क्या बेटा बोले? शोर शराबा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मैंने लिखा शोर शराबा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जैसे हम क्लास के अंदर हम बातें करते हैं, शोर शराबा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तो यहाँ पे सबका पहला पहला वर्ड पकड़ लिया मैंने, यानी कि मैंने वर्ड बोला क्या बेटा कि शोर शराबा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो पहला पहला वर्ड मैंने सबका कलेक्ट कर लिया बेटा यहाँ पे, क्या? शोर शराबा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो इससे मैं मेरे मेन हेड याद कर सकता हूँ। मेरा एक 3 नंबर का क्वेश्चन ही बन सकता है, यानी कि इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ है, उसके अंदर में शोर शराबा नहीं चलेगा, शोर एस एस, शोर शराबा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वहाँ पे भी क्या आ रहा था बेटा मेरे पास? और नहीं चलेगा। तो इस तरीके से मैं याद कर सकता हूँ, यानी कि शोर शराबा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा मतलब क्या हुआ मेरे पास? अगर मैं कहना चाहूँ तो शोर का मतलब यहाँ मैंने क्या लिखा बेटा? एस, एस का मतलब शोर शराबा नहीं, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये आपको समझ में आएगा, शोर शराबा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा मैंने बात करी यहाँ पे। यानी कि मेरे पास आ गया शोर शराबा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा मतलब क्या हुआ? एस का मतलब क्या हो गया बेटे मेरे पास? ये शेयर होल्डर फंड हो गया, ठीक है। एस का मतलब शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। नहीं चलेगा नॉन करंट लायबिलिटी, ये मेरे लिए करंट लायबिलिटी, ये मेरे लिए नॉन करंट एसेट्स और ये मेरे लिए करंट एसेट्स हो जाएंगी। तो इस तरीके से मेजर हेड में याद कर सकता हूँ। चलिए जी सर, ये बात समझ में आ गई। इसके बाद तो शेयर होल्डर फंड को हम कैसे याद करें? शेयर होल्डर फंड को याद करने के लिए हम लोगों ने एक वर्ड बनाया है, वो आप हमेशा याद रखेंगे। उस वर्ड का नाम हमने दिया श्री राम मंदिर। श्री राम मंदिर आज को मालूम है, आज की डेट में हमारे देश के अंदर में श्री राम मंदिर पे काफ़ी बातें चल रही हैं, काफ़ी चर्चा चल रही हैं। तो इसके लिए हमने एक वर्ड बनाया श्री राम मंदिर। होता क्या श्री राम मंदिर का मतलब? यहाँ पे क्या हुआ, मैं यहाँ पे लिखूँ तो श्री राम मंदिर मैंने लिखा है यहाँ पे एस आर और एम। मैंने क्या बोला? श्री राम मंदिर। इसको हमने बोला श्री राम मंदिर, SHRI श्री राम मंदिर। श्री हो गया यहाँ पे, श्री वर्ड यहाँ पे लिख देते हैं श्री, यहाँ लिखा मैंने राम और यहाँ लिखा मैंने मंदिर। श्री राम मंदिर के नाम से याद करा। यानी कि शेयर होल्डर फंड के 3 बच्चे मेरे पास आएंगे। देखो यहाँ पे इसके 3 बच्चे आ रहे हैं, इसका कोई बच्चा नहीं है, समझ लीजिए 1 2 3 4 4 इसके हैं, 4 इसके हैं, 4 पार्ट इसके, 4 पार्ट इसके, 8 3 पार्ट इसके, 11 पार्ट यहाँ पे आते हैं। और ऐसे अगर मैं देखूँ तो 11 पार्ट वहाँ पे आते हैं। कैसे? 1 2 3 4 5 5 पार्ट यहाँ आते हैं और ए से लेके एफ तक 6 पार्ट यहाँ आते हैं। तो 11 पार्ट यहाँ आते हैं, 11 पार्ट वहाँ आते हैं। तो अल्टीमेटली 11 11 करके मेरी बैलेंस शीट भी मैच कर जाती है। यानी कि मेरे पास मैंने एक वर्ड बनाया श्री राम मंदिर। श्री राम मंदिर का मतलब बेसिकली क्या हुआ, तो याद रखने का तरीका है। श्री राम मंदिर का मतलब है, एस का मतलब इसके अंदर सबसे पहले क्या आती है? ये शेयर कैपिटल आती है। तो पहले आपको मेजर फॉर्मेट याद किया जाता है, शेयर कैपिटल आ रही है। फिर आर का मतलब क्या आएगा बेटा? यहाँ आएगा रिजर्व एंड सरप्लस आएगा बेटा। क्या आएगा? रिजर्व एंड सरप्लस। आपको बनाने भी आनी चाहिए बैलेंस शीट। और एम का मतलब क्या आता है? मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट।
यानी कि आपको शेयर वारंट है, शेयर वारंट एक कंसेप्ट होता है, कराएंगे भी आपको। मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, यानी कि शेयर वारंट्स के अगेंस्ट जो आपको मनी रिसीव होती है वो यहाँ पे आ जाती है। तो ये हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। श्री राम मंदिर के नाम से याद करेंगे तो श्री राम मंदिर में एस का मतलब क्या हो गया, यस सर, शेयर कैपिटल, आर का मतलब रिजर्व सरप्लस, एम का मतलब मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स हो जाएगा। उसके बाद आती है मेरे पास शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। इसके लिए हमारे पास कोई वर्ड नहीं है, इसको मैं प्यार से संपा बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ बेटा, संपा बोल देते हैं इसको हम लोग। क्या बोल देते हैं बेटा, संपा। संपा की फुल फॉर्म क्या बनी मेरे पास, अगर मैं कहना चाहूँ तो संपा का मतलब बन गया मेरे पास SAMPA। संपा का मतलब शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, संपा एक नाम बन गया है। संपा का मतलब ये हो गया। अब ऐसे मेरे नॉन करंट लायबिलिटी आती है। नॉन करंट लायबिलिटी के लिए भी मुझे क्या वर्ड याद रखने हैं, एक वर्ड याद रखना है मुझे, वो याद है लड्डू दो ऑरेंज लो। क्या बनाया सर, कैसी बातें कर रहे हो सर आप। बिल्कुल मैंने बोला क्या बेटा, लड्डू दो ऑरेंज लो। क्या वर्ड बोला हम लोगों ने, लड्डू दो ऑरेंज लो। तो क्या वर्ड बना हमारे पास, लिखते हैं यहाँ पे, ये हमने बनाया लड्डू दो ऑरेंज लो। सर कैसे कैसे बातें कर रहे हो। हाँ जी, ये हमारे गौरव जी ने बनाया था, लड्डू दो ऑरेंज लो। लड्डू दो ऑरेंज लो का मतलब बेसिकली क्या होता है, लड्डू दो और ऑरेंज लो, लड्डू दे दीजिए ऑरेंज ले लीजिए बेसिकली। तो मतलब क्या हुआ, एल का मतलब क्या है पे समझने के लिए हमें ये समझना है। एल का मतलब यहाँ पे क्या है वो हमें समझना पड़ेगा। एल का मतलब होता है लॉन्ग टर्म बोरोविंग। अब लॉन्ग टर्म बोरोविंग में क्या चीज़ें आती हैं उसके ऊपर हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वहाँ पे डिस्कशन करेंगे। केवल आपको बैलेंस शीट का मोटा मोटा फॉर्मेट याद कराया जा रहा है यहाँ पे। लॉन्ग टर्म बोरोविंग, डी का मतलब क्या है बेटा मेरे पास, डी का मतलब है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी यानी कि जो डेफर्ड हो जाती है लाइबिलिटी, जो बाद में पे करते हैं हम लोग, वो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है अभी आपके लिए। ओ का मतलब क्या है यहाँ पे बेटा, ओ का बड़ा इंटरेस्टिंग बना है पूरे बैलेंस शीट के अंदर में। ओ का मतलब हमेशा क्या लेते हैं बेटा, अदर लेते हैं। यहाँ लेंगे अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। और एल का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा, एल का मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोविज़न। लॉन्ग टर्म प्रोविज़न, मैंने फिर से बोला लॉन्ग टर्म प्रोविज़न। तो क्या मतलब है, लड्डू दो ऑरेंज लो। एल का मतलब लॉन्ग टर्म बोरोविंग, जी का मतलब डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, ओ का मतलब अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, और फिर एल का मतलब लॉन्ग टर्म प्रोविज़न हो गया। ऐसे ही मैंने यहाँ के लिए एक वर्ड बनाया, यानी कि जब मैं करंट लाइबिलिटी याद करता हूँ उसके अंदर में भी 4 चीज़ें आती हैं। तो उसके लिए वर्ड बनाया हम लोगों ने, यस, यहाँ उसके लिए वर्ड बनाया हम लोगों ने, ये बनता है ST सोनियो तुम ओ सोनी। या बड़ा और सा लगेगा आपको सुनने में, सोनियो तुम ओ सोनी, ये वर्ड बनाया हम लोगों ने। सोनियो सोनी, सोनियो तुम ओ सोनी, तुम वो सोनी, यानी कि हम कैसे कहते हैं ना केवल लड़कियों को, बड़ा हॉट सा लगता है सुनने के अंदर में। सोनियो तुम ओ सोनी, सर कैसी बातें कर रहे हो, सोनियो तुम ओ सोनी, यानी कि हमने वर्ड बनाया सोनियो तुम हो सोनी। इसके लिए हम एक वर्ड भी बनाए थे, इसको हम टॉस भी बोल देते हैं, TOSS। तो वो एस ऊपर चला गया, TOSS, टॉस भी हो जाते हैं। जैसे हम IPL खेल रहे हैं तो वहाँ टॉस करते हैं। लेकिन और अच्छा वर्ड क्या बनाया, सोनियो तुम ओ सोनी। आप भी डिफरेंट वर्ड्स यहाँ बना सकते हैं। अगर इस तरह के वर्ड्स अगर आपको नज़र आते हैं इन चीज़ों के लिए, बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में शेयर करना, क्योंकि आप बच्चों के अंदर में बहुत क्रिएटिविटी है, आप बहुत अच्छे नए नए तरीके बना सकते हैं। तो बिल्कुल बेटे इसके अपोजिशन में बनाते हैं यहाँ पे। यहाँ एस का मतलब क्या होगा बेटा, यहाँ होगा शॉर्ट टर्म बोरोविंग, शॉर्ट टर्म बोरोविंग। तो अगर आपने एक वीडियो एक बार देख ली तो आपको याद हो जाएंगे टाइम में शॉर्ट टर्म बोरोविंग। टी का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ टी का मतलब थोड़ा अलग होता है, ट्रेड पेबल आएगा। इसके अंदर क्या चीज़ आएंगी, उन पर चर्चा बाद में होगी, ट्रेड पेबल। ओ का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब मैंने हमेशा बताया आपको, ओ का मतलब अदर से होता है बेटा यहाँ पे पूरे में। तो अदर करंट लायबिलिटी, ये अदर शॉर्ट टर्म बोरोविंग। तो जैसे वहाँ पे अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी लिखा, अदर, मैं समझाऊंगा अभी अदर को, अदर करंट लायबिलिटी। और एस का मतलब क्या होता है, वहाँ लॉन्ग टर्म प्रोविजन थे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यस, शॉर्ट टर्म प्रोविजन आ जाएगा। फिर से चलिए इसको थोड़ा समराइज़ करते हैं। तो बिल्कुल वहाँ था लड्डू दो ऑरेंज लो, यहाँ था सोनियो तुम हो सोनी। एस का मतलब देखो वहाँ ये नॉन करंट लायबिलिटी मालूम है, 12 महीने से ज़्यादा वाली। करंट लायबिलिटी का मतलब 12 महीने से छोटी वाली। तो यहाँ लॉन्ग टर्म बोरोविंग था, तो यहाँ शॉर्ट टर्म बोरोविंग था। देखिए यहाँ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी था, ये बिल्कुल अलग था, ट्रेड पेबल था। यहाँ पे देखिए अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, यहाँ पे अदर करंट लायबिलिटी है। वहाँ लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हैं, यहाँ पे क्या है बेटा, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हैं।
तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो बैलेंस शीट का आपको, मेरे को लगता है ये वाला पार्ट आपको याद हो गया होगा। यहाँ हमने वर्ड बनाया, क्या क्या बनाया, शोर शराबा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, क्या शोर शराबा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये हमारे हमारे बैलेंस शीट के मेजर हेड थे। एस का मतलब शेयर होल्डर फंड, एस का मतलब शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये नॉन करंट लायबिलिटी, ये करंट लायबिलिटी, ये हमारे पास फिर क्या नॉन करंट एसेट्स, और फिर हमारे पास क्या आ गए, इसी तरह से करंट एसेट्स हमारे पास आ गए। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। अब मैं आऊँगा दूसरी वाले पार्ट के ऊपर, एसेट्स के ऊपर आऊँगा मैं। एसेट्स को भी याद करने का इस तरह से हम लोगों ने कुछ तरीका बनाया है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। शोर शराबा नहीं चलेगा, बिल्कुल सही कहा, नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या वर्ड बनाया वो भी आपको यहाँ बताने की कोशिश कर। उसके लिए हमने वर्ड बनाया यहाँ पे, बिल्कुल मैं इसके लिए लिखूँगा। आजकल आपको अपने फ्रेंड्स की सेहत का भी ध्यान रखना होता है, तो उसके लिए हमने वर्ड बनाया यस फ्रेंड्स, एफ। एफ का मतलब क्या है, फ्रेंड्स है। फ्रेंड्स टिक्की, टिक्की आपने सुना होगा, टिक्की बालू में बहुत ज़्यादा उसके अंदर कैलोरीज होती हैं। फ्रेंड्स टिक्की मैंने बनाया वर्ड ये, फ्रेंड्स टिक्की नहीं, फ्रेंड्स टिक्की नहीं। यहाँ पे आएगा हमारे पास ढोकला लो, फ्रेंड्स टिक्की नहीं, ढोकला लो। सर कैसी कैसी बातें कर रहे हो आप, बिल्कुल ठीक कहा। मैंने क्या बोला है यहाँ पे, फ्रेंड्स टिक्की नहीं, ढोकला लो, ये वर्ड हमने बनाया है यहाँ पे। सर इसका मतलब क्या हुआ सर, एफ़ का मतलब मैंने बोला यहाँ पे क्या बेटा, आपको मालूम है सबकी सेहत का ध्यान रखना आजकल बहुत ज़रूरी होता है बेटा। आपको मालूम है कि हमने 1 2 3 4 डॉट लगाए थे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड्स टिक्की मैंने यहाँ पे वर्ड बोला, फ्रेंड्स टिक्की नहीं ढोकला लो। टिक्की आपको मालूम है क्या होता है, टिक्की खाने की चीज़ होती है, मालूम है। टिक्की लगा दी मैंने यहाँ पे, TICI। फ्रेंड्स टिक्की नहीं, एन का मतलब नहीं, क्या ढोक, ढोक, ढोकला लो। फ्रेंड्स टिक्की नहीं, ढोकला लो ओ, मतलब यहाँ भी आप समझा सकते हैं ढोकला लो। तो मैंने क्या वर्ड बनाया, फ्रेंड्स टिक्की नहीं, ढोकला लो। एक बार फिर से बोलेंगे, क्या दोस्त कभी आएंगे आपके पास तो नॉन करेंट एसेट्स बनाएंगे। फ्रेंड्स टिक्की नहीं लेनी है आपको, फ्रेंड्स टिक्की नहीं, ढोकला लो। पहले पहले वर्ड है, फ्रेंड्स टिक्की नहीं, ढोकला लो, फ्रेंड्स टिक्की नहीं, ढोकला लो, ढोकला लो, ढोकला लेना है आपको। सर इसका मतलब क्या हुआ, एफ़ का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा बेटे, एफ़ का मतलब इसके अंदर आएगा बेटे फिक्स एसेट्स आएंगी। क्या आएंगी बेटा, एफ़ का मतलब यहाँ पे फिक्स एसेट्स आएंगी। और फिक्स एसेट कितने तरह के होते हैं बेटे, 4 तरह के होते हैं। टिक्की, टी का मतलब टेंजेबल एसेट्स, आई का मतलब इंटेंजिबल एसेट्स, आपको है ना, टेंजेबल कंप्यूटर है, बिल्डिंग है, इंटेंजिबल जो नज़र नहीं आती गुडविल, कॉपीराइट। फिर कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस, अगर कोई एसेट बन रही है तो उसको ये बोलेंगे। और आई का मतलब कोई इंटेंजिबल एसेट भी बन रही है तो उसको बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, मैंने एक लाइन की थोड़ी कंजूसी कर दी थी, कोई बात नहीं, हम ये लिख देते हैं। यहाँ पे टी का मतलब क्या लिखेंगे बेटा हम लोग, यहाँ पे टी का मतलब आएगा क्या बेटा, टेंजेबल एसेट्स हैं तो टेंजेबल एसेट्स आ जाएंगे। आई का मतलब क्या आ जाएगा बेटे, यस इंटेंजिबल एसेट्स आ जाएगा बेटा। क्या आ जाएगा, इंटेंजिबल एसेट। टिक्की, TIC का मतलब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, अभी जो काम चल रहा है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि अभी कोई काम चल रहा है तो उसको कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जानते हैं। और अगर कोई इंटेंजिबल एसेट भी चल रही है तो बोलेंगे इसको इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, यानी कि अभी इंटेंजिबल एसेट का भी काम अभी हमारा चल रहा है तो वो आ जाएगा इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट के अंदर आ जाएगा। यानी कि हमारे पास कितने तरह के एसेट्स हो गए, 4 तरह के। फ्रेंड्स टिक्की नहीं, ढोकला लो, फ्रेंड्स का मतलब फिक्स एसेट्स में क्या, टेंजिबल टिक्की नहीं, टिक्की टी टेंजिबल, आई इंटेंजिबल एसेट, टिक्की। सी का मतलब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और आई का मतलब इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। टिक्की का मतलब है, टी का मतलब टेंजिबल एसेट्स, आई का मतलब इंटेंजिबल एसेट्स, सी का मतलब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, आई का मतलब इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। ये बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। अब एन का मतलब यहाँ पे क्या होगा, एन का मतलब होता है बेटा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। मैं बोलना चाहूँगा एन का मतलब क्या होगा बेटा, यस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ये सारे सब हेड कहलाते हैं, ये मेन हेड है, ये सब हेड है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। और डी का मतलब ढोकला जो है उसको बोलते हैं डेफर्ड टैक्स एसेट्स, जैसे वहाँ पे लाइबिलिटी आई थी ऐसे यहाँ पे कहलाती है डेफर्ड टैक्स एसेट्स। एल का मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस, लॉन्ग टर्म
लोन एंड एडवांसेस। कोशिश करेंगे वीडियो 40 मिनट तक के रखें, ज़्यादा बड़ी ना हो। लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस, और ओ का मतलब तो मैंने बताया था हमेशा ही अदर आता है, अदर नॉन करंट एसेट्स, अदर नॉन करंट। सर इनके अंदर में आते क्या क्या चीज़ें हैं वो अगली वीडियो में बिल्कुल हम बात करेंगे। अदर नॉन करंट एसेट्स आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है सर, फ्रेंड्स टिक्की नहीं ढोकला लो। अब हमारे पास सारी बातें हो गई हैं। एन का मतलब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डी का मतलब डेफर्ड टैक्स एसेट्स, एल का मतलब लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस, ओ का मतलब हो गया अदर नॉन करंट एसेट्स। सर करंट एसेट्स के लिए क्या बनाया आपने? क्या करंट एसेट्स के लिए भी कोई वर्ड है? बिल्कुल, करंट एसेट्स के लिए एक वर्ड बनाया हम लोगों ने। क्या बनाया? इसके लिए हमने बनाया कार इतनी तेज़ चलाओ। यहाँ पे बनाया हम लोगों ने, यहाँ बनाया कार इतनी तेज़ चलाओ कि सुन्न हो जाओ, सुन्न हो जाओ। या हमने एक वर्ड बनाया कार इतनी तेज़ चलाओ। पहले इसको लिख लेते हैं हम लोग। ये क्या? कार इतनी तेज़ चलाओ। आज की जनरेशन है, कार बहुत तेज़ चलाती है। चलाओ ओ, कार इतनी तेज़ चलाओ कि सुन्न हो जाओ, यानी सुन्न का मतलब हालत ही ख़राब हो जाए। सुन्न हो जाओ, ओ जाओ, सुन्न हो जाओ, सुन SUNN, सुन्न हो जाओ। तो यानी कि सी का मतलब क्या है? यहाँ पे सी का मतलब क्या होता है बेटा? बिल्कुल इसके रेलेवेंस में बनाते हैं। जैसे यहाँ पे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट थी ना, पहली वाली चीज़ के लिए नहीं है। यहाँ पे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ पे करंट इन्वेस्टमेंट है, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट 12 महीने से शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। आई का मतलब क्या होता है? इन्वेंट्री होती है। इन्वेंट्री के अंदर में गुड्स वगैरह हमारे आ जाते हैं, इन्वेंट्री है। टी का मतलब क्या है बेटा? ट्रेड रिसीवेबल है। इसके अंदर में हमारे डेटर्स वगैरह आ जाते हैं, ट्रेड रिसीवेबल है। और सी का मतलब क्या है बेटा? सी का मतलब होता है यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। और एस का मतलब क्या है? शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। ओ का मतलब मैंने बताया था हमेशा अदर होता है, अदर करंट एसेट्स। तो इस तरीके से मैं इस बैलेंस शीट को याद कर पाऊँगा, अदर करंट एसेट्स। तो मैंने वर्ड बनाया कार, कार का मतलब करंट इन्वेस्टमेंट। टी आई का मतलब कार इतनी तेज़ चलाओ सुन्न हो जाओ, यानी कि सी का मतलब करंट इन्वेस्टमेंट, आई का मतलब इन्वेंट्री, टी का मतलब ट्रेड रिसीवेबल, सी का मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और एस का मतलब शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, और ओ का मतलब अदर करंट एसेट्स। इसका एक वर्ड बनाया हम लोगों ने, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स कहाँ बैठता है? CS के ऑफिस में बैठता है। कुछ ही बना दिया हम लोगों ने। कौन बैठता है? कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, यानी कि जो इनकम टैक्स का ऑफिसर है वो CS के ऑफिस में जाके कई बार बैठ जाता था, जो कंपनी सेक्रेटरीज का ऑफिस होता है। कोई भी वर्ड बनाया हम लोगों ने, याद होना चाहिए हमारे को। तो इस तरीके से मैंने बैलेंस शीट को क्या करा है यहाँ पे, कॉम्प्रीहेंड करने की कोशिश करी। तो यानी कि बैलेंस शीट के ये जो हेड होते हैं, जो शोर शराबा नहीं चलेगा नहीं चलेगा था, शोर शराबा नहीं चलेगा नहीं चलेगा जो हेड था, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? वो हमारे लिए हमेशा क्या कहलाता है? आपने देखा था पहले मैंने मेन हेड ही लिखे थे। शोर शराबा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, ये हमारे मेजर हेड कहलाते हैं। ये हमारे मेजर हेड कहलाते हैं शेयर होल्डर फंड, इक्विटी लायबिलिटीज़ में। ये है, ये तो इक्विटी लायबिलिटीज़ कोई हेड नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये हमारे मेजर हेड है। शेयर होल्डर फंड है, इसके अंदर में 3 सब हेड होते हैं जो श्री राम मंदिर के नाम से जाने जाते हैं। फिर दूसरा सब हेड होता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इसको हम संपा के नाम से जानते हैं। फिर हमारे पास ये नॉन करंट लायबिलिटी आता है, इसमें लड्डू 2 ऑरेंज लो की बात करी थी हम लोगों ने, जिसके अंदर में लड्डू का मतलब लॉन्ग टर्म बोरोविंग, डी का मतलब डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ओ का मतलब अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, और यहाँ पे एल का मतलब लॉन्ग टर्म प्रोविज़न है। थोड़ा सा हल्का सा आइडिया दूँ, शेयर कैपिटल में हमारी जो क्लास 12 में बैलेंस शीट की थी हम लोगों ने, और साइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, वो आ जाती हैं। रीजनल सरप्लस में क्या चीज़ आ जाती हैं? जैसे हमारा आपने माता रानी की 9 आइटम पढ़ी थी, वो सारी यहाँ पे आ जाएंगी। जनरल रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, आपने पढ़ा था नाम, इनको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। और हमारे पास जनरल रिजर्व है, P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, P&L का डेबिट बैलेंस होगा तो माइनस हो जाएगा। मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर होल्डर, इसके अंदर कोई फर्दर इतनी चीज़ें नहीं आती हैं। संपा के बारे में बताया, इसमें भी कुछ नहीं आता ऐसे। लॉन्ग टर्म बोरोविंग है, जिनके लिए पैसा आपने 1 साल के लिए ज़्यादा के लिए उधार ले लिया, इसके अंदर में आपके डिबेंचर्स आ जाएंगे, बॉन्ड आ जाएगा, लोन आ जाएगा 1 साल से ज़्यादा वाला। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, इसके बारे में कोई डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, इसके अलावा भी अगर कोई लायबिलिटी है तो वो आ जाएगी जो 12 महीने से ज़्यादा के लिए। लॉन्ग टर्म प्रोविज़न है, अगर आपने कोई प्रोविज़न बना दिया है लंबे समय के लिए, 12 महीने से ज़्यादा के लिए, जैसे हम एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट देते हैं, उनका ग्रेचुटी का है, ग्रेचुटी का बेनिफिट है, यानी कि ग्रेचुटी के बारे में डिटेल में बताएंगे आपको, यानी कि जब रिटायर होता है तो उसको पैसा देना होता है। लेकिन
वो रिटायर 20 साल 25 साल बाद होगा तो वो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में आ जाएगा। शॉर्ट टर्म बोरोविंग होती है, छोटे टाइम के लिए उधार ले लिया आपने, या बड़े टाइम के लिए, छोटे टाइम के लिए मान लो डिबेंचर ही 12 महीने से कम के लिए आपने इशू करे हैं तो वो यहाँ आ जाते हैं। ट्रेड पेबल हैं जिसमें क्रेडिटर्स आ जाएंगे, आपके बिल्स पेबल आ जाएंगे, वो आ जाते हैं। अदर करंट लाइबिलिटी आ जाएंगी। इसके अलावा बहुत सारी करंट लाइबिलिटी होती हैं सर, जैसे आप देखेंगे, आप बात करते हैं यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए आपके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी इनकम रिसीव इन एडवांस हो गई, तो ये अदर करंट लाइबिलिटी होती है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, वह लॉन्ग टर्म के लिए बनाया है, यहाँ पे आपने कोई शॉर्ट टर्म के लिए प्रोविजन बना दिया, जैसे आपने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बना दिया है, टैक्स के लिए प्रोविजन बना दिया, तो वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे मेरा नॉन करंट एसेट्स में आ जाता है। इसके लिए वर्ड बनाया हम लोगों ने क्या, फ्रेंड्स टिक्की नहीं ढोकला लो, फ्रेंड्स टिक्की नहीं ढोकला लो, ये आपने बनाया। तो यहाँ पे फ्रेंड्स का मतलब क्या था, फिक्स एसेट्स था। फिक्स एसेट में 4 तरह की टेंजेबल हैं जिनको हम देख सकते हैं, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी, इनको भी हम अगली बार लिखेंगे, वो एसेट्स आ जाएंगे। इनटेंजेबल का मतलब गुडविल है, कॉपीराइट है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कैपिटल वर्क प्रोग्रेस है, अगर कोई बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, या कोई इंटेंजेबल एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन है, यानी कि कोई पेटेंट आपने बनवा रहे हो लेकिन बना नहीं है अभी बैलेंस शीट डेट पे। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की बात करी, कोई 1 महीने से ज़्यादा के लिए, 1 साल से ज़्यादा के लिए इन्वेस्टमेंट कर दी, चाहे आपने शेयर्स में पैसा लगा दिया, प्रॉपर्टी में लगा दिया, बिल्डिंग में लगा दिया। डेफर्ड टैक्स एसेट, इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहिए। लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेज हैं, किसी को पैसा उधार लिया नहीं है, दिया है हमने 1 साल से ज़्यादा के लिए। अदर नॉन करंट एसेट्स हैं, इसके अलावा कोई भी एसेट बचेगी वो यहाँ आ जाएगी हमारे पास। अदर नॉन करंट एसेट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। करंट एसेट्स हैं हमारे पास, इसमें करंट कार इतनी तेज चलाओ कि सुन्न हो जाओ, या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स कहाँ बैठता है, CS के ऑफिस में बैठता है। यहाँ पे करंट इन्वेस्टमेंट है 1 साल से कम के लिए, अगर आपने शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेंट्री का मतलब, इन्वेंट्री में वैसे 6 चीज़ आएंगी हम बात करेंगे, तो इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक हो गया, यानी कि रॉ मटेरियल हो गया, कच्चा माल, वर्किंग प्रोग्रेस, अभी माल बन रहा है, फिनिश गुड्स जो बन के तैयार हो गया है, ठीक है। स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स हैं, लूज टूल्स हैं, वो सारे के सारे, या स्टॉक इन ट्रेड है वो यहाँ आते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाएंगे, इसमें आपके डेटर्स आ जाते हैं, आपके बिल्स रिसीवेबल आ जाते हैं, ये हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स में आ जाते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, वो सारा पैसा यहाँ आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेज हैं, किसी को आपने शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उधार दिया है तो शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेज में 1 साल से कम के लिए उधार दिया है अगर आपने। अदर करंट एसेट्स, इसके अलावा जो भी एसेट्स बचेंगे वो यहाँ आ जाएंगे, जैसे आप प्रीपेड एक्सपेंसेस की बात करते हैं, एक्रूड इनकम की बात करते हैं, इस तरह से आ जाते हैं। तो उस बोर्ड में पूछा गया था कि ये कैसे आएंगे, जैसे पूछ लिया बोर्ड में आपसे कि भाई प्रीपेड एक्सपेंसेस कहाँ आएंगे, तो मेन हेड क्या लिखोगे, करंट एसेट, सब हेड क्या लिखोगे, अदर करंट एसेट्स पूछेंगे। तो इस तरह के सवाल हैं जो हम आगे आने वाली वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू सो मच बेटा। और अगली वीडियो के अंदर हम लोग इनको डिटेल के अंदर में क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप बिल्कुल याद रखेंगे, शोर शराबा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। श्री राम मंदिर, श्री राम मंदिर, ये लड्डू 2 ऑरेंज लो, सोनियो तुमो सोनी हैं, और उसके अलावा क्या, फ्रेंड्स टिक्की नहीं ढोकला लो, और कार इतनी तेज़ चलाओ कि सुन्न हो जाओ। थैंक यू सो मच बेटा।